राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने वाली हूँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और इसी गुस्से की हालत में मैं किचन में जाकर खाने बनाने लगी। खाना बनाते समय बर्तनों को बहुत तेज़ तेज़ पटक पटक कर रख रही थी, कभी इधर उधर फेंक भी रही थी। किचन से खटपट की आवाज़ में शंकर मेरी तीनों बेटियां अंदर आ गईं और साथ में सुनैना भी। लेकिन मुझे इतना गुस्सा देखकर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़कर मुझसे कुछ कहे, क्योंकि जब मुझे गुस्सा आता था तो मैं किसी की नहीं सुनती थी। उन सबको देखकर मैंने गुस्से से चीख कर कहा, क्यों आई हो तुम लोग यहाँ? चले जाओ यहाँ से। मेरी चीख सुनकर मेरी तीनों बेटियां तो चली गईं, लेकिन सुनैना वहीं खड़ी रही और आगे बढ़कर मुझे संभालने लगी। उसमें जैसे ही मुझे संभालने के लिए मुझे पकड़ा, मेरा गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि मेरे गुस्से की असल कारण तो वही थी। मैंने उसे इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि वह गिरते गिरते बची। मुझे इस लड़की से बहुत ज़्यादा नफ़रत थी, इतनी नफ़रत कि शायद मुझे किसी और से हो ना हो। कुछ देर तक आँखों में आंसू भरे मुझे देखती रही, फिर चली गई। उसने जानने के बाद मुझे थोड़ा सुकून हुआ। मैं उस लड़की से इतनी नफ़रत करती थी कि शायद ही दुनिया में किसी और से करती हूँ, और आज मेरे गुस्से की वजह भी वही बनी थी। हुआ यूँ था कि कुछ औरतें मेरी बड़ी बेटी का रिश्ता लेकर आई थीं। दरवाज़ा सुनैना ने ही खोला था। उसके बाद फिर सुनैना उन औरतों के सामने नहीं आई थी। सारा काम मैं और मेरी बेटियां ही देख रही थी। मैं तुझसे चाहती थी कि यह रिश्ता हो जाए, क्योंकि बहुत ही अच्छा रिश्ता था। मेरी बेटी ऐश करती। चाय नाश्ता के बाद वह बोली, क्या जिसने दरवाज़ा खोला था वही आपकी बेटी है? मैं एकदम से डर गई। मुझे लगा पता नहीं सुनैना ने कुछ गड़बड़ ना कर दी हो। मैंने कहा, हाँ है तो मेरी ही बेटी। क्यों, क्या हुआ? क्या उसने आपके साथ कुछ बदतमीज़ी की है? बोली, अरे नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बहुत ही प्यारी बच्ची है वह। असल में बात यह है कि हमें आपसे ये कहना था कि हमें आपकी उसी बेटी का रिश्ता चाहिए, अपने बेटे के लिए। आपकी बेटी पर हमारा दिल आ गया है, प्लीज़ मना मत करना। उन औरतों की बात सुनकर मेरा दिमाग झन्ना गया। गुस्से के मारे अंदर ही अंदर खौलने लगी थी। किसी तरह खुद पर काबू पाया और कहा, जी हम सोच कर बताएंगे, अभी फ़िलहाल एकदम से जवाब नहीं दे सकते। औरतें फिर चली गईं। मेरा बस नहीं चल रहा था कि उन्हीं औरतों का मुंह नोच लूं या फिर सुनैना का गला घोंट दूं। और उन औरतों के जाने के बाद मैं किचन में आ गई और अपना गुस्सा उन बर्तनों पर निकाल रही थी। जी में तो आया किसी के मुंह पर इतने थप्पड़ मारूं कि मेरे अंदर की सारी आग ठंडी हो जाए, लेकिन मैं मजबूर थी। बचपन की बात और थी, लेकिन अब सुनैना बड़ी हो चुकी थी। बचपन में तो मैं उसे मारकर अपना गुस्सा निकाल लेती थी, लेकिन अब बड़ी हो चुकी थी, उस पर हाथ नहीं उठा सकती थी। अगर बदले में उसने मुझ पर ही हाथ उठा दिया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। हालांकि वह मुझसे बहुत डरती थी और मैंने उसे पूरी तरह काबू में रख रखा था, पर मैं उसे जवान की गोली मार दी थी। तानों से उसका पूरा शरीर छलनी कर देती थी। मैं अभी उस पर जुल्म नहीं ढा सकती थी। शाम तक धीरे धीरे मैं नॉर्मल हो चुकी थी और अब दिमाग चलने लगा था कि इस मामले से कैसे निपटा। फिर खुद को नॉर्मल करते हुए मैंने उन लोगों को फ़ोन किया और माफ़ी मांगते हुए कहा, क्या मैं
क्या हमें माफ़ कर दें, हमारा ख़ानदान में एक मौत हो गई है, इसलिए मैं आपको फ़ोन नहीं कर सकी। बात यह है कि हम सुनैना का रिश्ता पहले ही तय कर चुके हैं, तो इसलिए आपको सुनैना का रिश्ता नहीं दे सकते। अगर आप चाहें तो मेरी बेटियों में से किसी का रिश्ता तय कर सकती हैं अपने बेटे के साथ। मेरी बात सुनकर लड़के की माँ ने कहा कि माफ़ करना बहन जी, हमें तो सुनैना ही पसंद आई थी। अगर सुनैना का रिश्ता आप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, हम कहीं और कोई और लड़की देख लेंगे, लेकिन हमें तो सुनैना ही पसंद थी। यह बात सुनकर मेरे अंदर आग लग गई थी, गुस्से की एक ऐसी आग जिसमें मैं जल उठी थी। मुझे सुनैना पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। पहले उसकी माँ ने मेरा हक छीनने की कोशिश की और अब वह मेरी बेटियों का हक छीन रही थी। गुस्से से मैंने फ़ोन रख दिया। कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटियों का हक सुनैना को नहीं दूंगी। जो मेरी बेटियों का हक है वह मेरी बेटियों को ही मिलेगा। दिल में कुछ फैसला करते हुए मैं बाहर आंगन में आ गई। सुनैना कुछ किताबें पढ़ रही थी। उसे इस तरह आराम से बैठकर मैं गुस्से से चीख पड़ी, तो मैं बैठकर तू बैठकर पढ़ रही है और वहाँ मैले कपड़े पड़े हैं, उन्हें कौन धोएगा? मैंने उसकी हाथ से किताब लेकर फेंक दी। मेरे इस तरह चीखने और किताब फेंकने से एकदम से डर गई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, जिन्हें वह मुश्किल से रोक रही थी। मेरी बात सुनकर वह मशीन लगाने के लिए आगे बढ़ गई थी, लेकिन मैं वहीं गुस्से से खड़ी रही और उसकी तरफ देखती रही। हालांकि मैं गुस्से में थी, लेकिन अंदर कहीं कुछ हुआ था। जब सुनैना की आंखों में आंसू आए थे, लेकिन जल्दी ही मैंने खुद को संभाल लिया, क्योंकि मुझे अपना वक्त याद था जब मैं अपने पति अंश के सामने कितना गिड़गिड़ाई थी। मैं अंश से रोते हुए कहा था, अंश प्लीज़ दूसरी शादी मत करो, हमारी खुद की बेटियां हैं, वह क्या सोचेंगी, आखिर उनके बारे में तो सोचो। लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी थी और मुझे बहुत ही नफ़रत से देखते हुए कहा था, बीवी हो बीवी बनकर रहो, ज़्यादा सिर पर बैठने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने ऑफिस कलीग से मोहब्बत करता हूँ, मैं उससे शादी करूँगा। वह कम से कम पढ़ी लिखी तो है, तुम्हारी तरह जाहिल तो नहीं है, और तुम मुझे किस हक से दूसरी शादी करने से रोक रही हो? एक बेटा तो तुम मुझे दे नहीं सकी। अंश इतनी घटिया सोच लेकर कुछ पल के लिए मुझे अंश से नफ़रत महसूस हुई थी, लेकिन फिर अपनी बेटियों का मुंह देखकर मैंने फिर अपने घर को बचाने की कोशिश की थी। मैंने अपने घर को बचाने के लिए एक तिनके का सहारा लिया। मैंने कहा, अगर वह भी तुम्हें बेटा ना दे सके तो क्या करोगे? फिर क्या तीसरी शादी करोगे? मेरी बातों का अंश पर कोई असर नहीं हुआ। कहने लगे कि मैं पूनम से लड़के के लिए शादी नहीं कर रहा हूँ, अपने दिल के सुकून के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत है। अगर वह मुझे बेटा नहीं दे सकी तो कोई बात नहीं, अगर एक बेटी और हो गई तो क्या हुआ? तुम्हारी भी तो 3 बेटियां हैं, एक और सही। अंश ने किसी की बात ना सुनकर फैसला कर लिया था। उन पर तो पूनम का भूत सवार था और इसी हफ्ते पूनम से शादी कर रहे थे। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उन्होंने कदम पीछे कर लिए। अगर अब तुमने एक शब्द भी बोला तो मैं तुम्हें अभी के अभी तलाक देकर इस घर से निकाल दूंगा। और बस यहीं पर आकर मैं खामोश हो गई। मेरी बेटियां अभी बहुत छोटी थीं। बड़ी बेटी 5 साल की थी, दूसरी बेटी 3 साल की और सबसे छोटी बेटी अभी सिर्फ 2 महीने की ही थी। फिर मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, बस चुप्पी साध ली, क्योंकि अब कहने सुनने का कोई मतलब ही नहीं रह गया था। और फिर वही हुआ जो अंश करना चाहता था। अगले हफ्ते पूनम से शादी करके वह मेरी सौतन बनकर घर ले आया। मैंने दिल पर पत्थर रखकर उसका स्वागत किया। शादी बहुत ही सादगी से की थी।
अपने हिस्से का खाना गरीब बच्चों को खिला दिया था। पूनम के आने के बाद मेरी ज़िंदगी बस चल ही रही थी, और कैसे चल रही थी मैं ही जानती थी। मैं अपनी मासूम बच्चों का मुंह देख देख कर अंदर ही अंदर तड़प रही थी। हमारा घर बहुत बड़ा था, इसलिए जगह की कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। उनके घर का सबसे बड़ा और अच्छा कमरा अपने और पूनम के लिए सेट कर लिया था। मैं ज़्यादातर अपनी बच्चियों को लेकर अपने कमरे में ही बंद रहती। शादी के तीसरे दिन ही अंश पूनम को लेकर हनीमून मनाने चले गए थे। पीछे रह गई थी मैं और मेरी मासूम बच्चियाँ। वह दोनों पूरे 1 महीने बाद लौटे थे, और 1 महीना मेरी किन तकलीफ़ों से गुज़रा था मैं ही जानती थी। छोटे-छोटे 3 बच्चों को सँभालने के लिए साथ-साथ मुझे बाहर का काम भी करना पड़ता था। मुझे लगा था कि मेरी ज़िंदगी का यही महीना सबसे तकलीफ़ से भरा महीना होगा, लेकिन मैं गलत थी। मेरी असल तकलीफ़ें तो अब शुरू हुई थी। मेरी और मेरी बच्चियों की क्या-क्या ज़रूरत है वह अंश को दिखाई नहीं देती थी। मैं किसी चीज़ के लिए कहती कि मुझे इलायची चाहिए, तो अंश हफ्तों तक उस बात को टालते रहते। वहीं अगर पूनम किसी चीज़ के लिए कह देती तो वह अगले ही घंटे में हाजिर हो जाती। पूनम खूबसूरत थी, राख रखाव वाली भी थी, बात करने की तमीज़ भी थी, लेकिन उसे देखते ही मेरे अंदर नफरत के अंगार भरने लगते थे। जी चाहता था इसका खून कर दूं। इसने मेरे और मेरी बच्चियों के हक पर डाका डाला है। अंश पूरा पूरा दिन पूनम के साथ ही रहते थे, मुझे और मेरी बच्चियों को देखते भी नहीं थे। पूनम घर का कोई काम नहीं करती थी, क्योंकि अंश नहीं उसे कहा था कि घर का कोई भी काम मत करना, किचन में चूल्हे के सामने खड़े मत होना, क्योंकि तुम्हारा गोरा रंग काला पड़ जाएगा। और पूनम ने इस बात को शर्माते हुए मान लिया था। इसके उल्टा अंश ने मुझसे कहा था कि घर का सारा काम तुम करोगी, पूनम को किसी काम के लिए नहीं कहोगी, सारा काम करोगी और टाइम पर करोगी। मुझे अब अपनी ज़िंदगी जीनी नहीं थी, बस गुजारनी थी, वह भी अपने बच्चियों के लिए। इसीलिए चुपचाप सारी बात मान लिया करती थी। जब पति अपना नहीं तो घर लाई लड़की से क्या शिकायत। पूनम वैसे तो पढ़ी लिखी समझदार थी, लेकिन थी तो सौतन ही। उसका खुद से भी मन नहीं करता था किसी काम को हाथ लगाए। पूरा पूरा दिन कमरे में बंद रहती थी, बस अंश के ऑफिस आने से 5 मिनट पहले बाहर निकलती, पूरी तरह तैयार होती और बाहर गेट पर अंश का इंतज़ार करने लगती। अंश आधा दोनों कुछ देर ऑफिस में बातें करते, साथ बैठकर खाना खाते, और मैं और मेरी बच्चियां किचन में ही बैठकर खाना खा लेती थीं, क्योंकि अंश का हुक्म था कि मेरे सामने कम से कम आना। कभी कभी मैं अपना गुस्सा अपनी बच्चियों पर ही निकाल देती थी, लेकिन बाद में पछताती भी थी कि आखिर इनमें मेरी बच्चियों का क्या दोष है। लेकिन मैं खुद मजबूर थी। मैं पूरा दिन घर का काम करती, मैं पूरा दिन घनचक्कर बनी रहती थी, सबके लिए नाश्ता, खाना, कपड़े, घर की सफाई, ऊपर से 3-3 बच्चियों को संभालना। इसके बाद अंश और पूनम के फिजूल के चोचले देखना। दिल पर पत्थर रखकर काम करती और दोनों की इश्कबाजियां देखा करती। अगर अंश पूनम को दूसरे घर में रखते तब भी शायद मुझे इतना दुख नहीं होता, लेकिन उन्होंने पूनम को मेरी छाती पर ही लाकर बिठा दिया था। फिर एक दिन पता चला पूनम पेट से है, तो इतना खुश हुए जैसे वह पहली बार बाप बन रहे थे। लेकिन मेरे लिए थोड़ी राहत हुई, क्योंकि उन्होंने पूनम के लिए दूसरा घर ले लिया और उसी में पूनम को शिफ्ट कर दिया। लेकिन जाते जाते एक जख्म और दे गए। कहा कि अगर पूनम इस घर में रहेगी तो मेरी नज़र पूनम के बच्चों को लग जाएगी। मेरे दिल पर धक्का सा लग गया था, लेकिन पूनम का मेरे घर से जाना भी मेरे लिए सुकून की बात नहीं थी, क्योंकि पूनम होती थी तो कम से कम घर में खाने पीने का सामान तो आता था। अब तो अंश उससे भी बेफिक्र हो गए थे।
घर में खाने पीने के लिए कोई नहीं था, तो मैंने सिलाई का काम करना शुरू कर दिया। अंश को फ़ोन करके सामान मंगाती भी तो वह एक एक हफ्ता लगा देते, इसलिए मजबूरी में मैंने खुद ही कुछ करने की ठानी। मैं कपड़े सिलाई करती और जो कुछ भी पैसे आते वह घर में खर्च करती थी। यह दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल भरे दिन थे, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि अंश की नौकरी चली गई और पूनम ने एक बेटी को जन्म दिया। नौकरी जा चुकी थी, खर्च बढ़ चुके थे, इसलिए मजबूरी में अंश ने जो किराए पर मकान ले रखा था उसे छोड़कर वापस पुराने घर में आ गए थे। उसने दूसरी नौकरी ढूंढ ली थी, लेकिन बहुत कम सैलरी थी। वह सारी सैलरी सुनैना और पूनम पर ही खर्च हो जाती थी। उसके कमरे में दूध के डिब्बे और फ्रूट्स वगैरह हर वक्त मौजूद रहते थे, जबकि मेरी बेटियों की दफ़ा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अंश की सैलरी तो सुनैना और पूनम पर ही खर्च हो जाती थी। मेरे खर्च और मेरी बेटियों के खर्च कहाँ से होते? मैं अपना वही सिलाई का काम करती थी और अपनी बेटियों का खर्च चलाती थी। अंश अपनी सैलरी से सिर्फ राशन पानी लाते थे। पूनम शुरू शुरू में तो अपनी दुनिया में ही मगन रहती थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसने अपना असल रंग दिखाना शुरू कर दिया था। जब खर्च बढ़ने लगे तो आमदनी कम हो गई, तो एक दिन उसने किचन में ताला लगा दिया। मैंने पूनम से हैरानी से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो कहने लगी कि आमदनी तो ज़्यादा ही है नहीं और हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है। हर वक्त बच्चे कुछ ना कुछ खाते रहें और फालतू में खर्च बढ़ाते रहें। उसका साफ साफ इशारा मेरी बच्चियों की तरफ था। जब पूनम किचन को ताला लगा रही थी तो अंश सामने बैठे बैठे यह सब कुछ देख रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोला। मेरी शिकायती ही नज़रों से अंश की तरफ देखा तो कहने लगे कि हाँ, पूनम ठीक कह रही है, अब आमदनी कम है, खर्चे ज़्यादा, तो सोच समझकर खर्च करना पड़ेगा। मैं कहते कहते रह गई कि मैं तो खुद पैसे कमाती हूँ और अपने बच्चों का खर्च चलाती हूँ, बल्कि पूनम तो फिजूल खर्ची करती है ना। जाने कितने फ्रूट्स उसके कमरे में पड़े पड़े सड़ जाते हैं, लेकिन इसे मेरी बुज़दिली कहो या मेरी गलती कि मैंने अपने पति से डरती थी, बस यहाँ पर भी मैं खामोश हो गई। इतने पर ही हद नहीं थी, पूनम ने मेरी बेटियों को प्राइवेट स्कूल से हटवाकर सरकारी स्कूल में डलवा दिया और अपनी बेटी सुनैना को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा दिया। यह देख देख कर मेरी बेटियों में हीन भावना आने लगी थी। कभी कभी मुझसे शिकायत करती कि मम्मी, सुनैना तो इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है, फिर हमनी क्यों अच्छे कपड़े नहीं पहनती? सुनैना की मम्मी इतने सारे जेवर और इतनी सुंदर कपड़े पहनती है, फिर आप क्यों नहीं पहनती? मैं बच्चों को डांट कर चुप करा देती, क्योंकि इन सवालों में मेरे पास कोई जवाब नहीं था। अपने बच्चों की ज़रूरत है देखते हुए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े सिलाई करती, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चियों की ज़रूरत पूरा कर सकूं। लेकिन जो अंतर सुनैना के रहन सहन में और मेरी बच्चियों में था, मैं उसे पार नहीं कर पाई, बस खाई तो भरने में नाकाम थी। मेरी बेटियां धीरे धीरे बड़ी हो रही थीं और उन्हें अपने बाप से नफरत ही होती जा रही थी, क्योंकि वह उतना तो समझती थी कि पूनम नाम का यह जो सांप है उनके बाप ने ही उनके सीने पर लाकर बिठाया है। फिर खबर मिली कि पूनम फिर से पेट से है। अंश बहुत खुश हैं, इस बार भी उनकी मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई। वह पहले की तरह ही पूनम का ख्याल रख रहे थे, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। अंश और पूनम मेंटली चेकअप मंथली चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जा रहे थे। रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और फिर सब कुछ खत्म हो गया। अंश और पूनम की मौके पर ही मौत हो गई। मैं घर में दोनों
के लिए खाना बनाकर तैयार बैठी थी और इंतज़ार कर रही थी, लेकिन बाहर एम्बुलेंस की आवाज़ सुनकर मैं कुछ घबरा गई। बाहर गेट खोला तो एम्बुलेंस हमारे ही दरवाजे पर खड़ी थी। सब कुछ खत्म हो गया था। अंश और पूनम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। पूनम का बच्चा पेट में ही खत्म हो चुका था। इस हादसे में एक बार को तो मुझे अंदर तक हिला दिया, लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने खुद को संभाला। आखिर उन दोनों के जाने से मेरी जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला था। पूनम तो मेरे लिए थी ही गई, लेकिन मेरे पति आज भी मेरे लिए नहीं थे। वह हर वक्त पूनम के आगे पीछे फरते, उसके ही खर्चे करते, मेरी बच्चियों को और मुझे हमेशा इग्नोर करते। अंश की इन हरकतों ने मुझे एकदम पत्थर बना दिया था। मैंने खुद को जल्द ही इन सब बातों से ऊपर उठा लिया। मुझे कोई ज़्यादा दुख नहीं था अंश के और पूनम के जाने का, लेकिन हाँ, जब उस नैना सुनैना को कभी कभी देखती तो थोड़ा दुख होता। क्या फिर वह बिन माँ की बच्ची रह गई थी। लेकिन धीरे धीरे यह दुख फिर नफरत में बदलने लगा कि आखिर सब कुछ इसी की माँ की वजह से हुआ था। मैंने अपने पूरे घर पर एक निगाह डाली, अंदर तक सुकून उतर आ गया। अब यह पूरा घर मेरा था। इस घर की मालकिन मैं थी, क्योंकि पूनम के आने के बाद मेरी हैसियत एक नौकरानी जैसी हो गई थी। मैं बस अपने कमरे में रहती थी और पूनम पूरे घर की मालकिन। वो जैसे चाहती वैसे ही होता। फिर मैंने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की सोची। उस घर की थोड़ी सी सेटिंग बदली और उसको घर में एक सिलाई सेंटर खोला। लड़कियों से फीस लेकर मैंने लड़कियों को सिलाई सिखाना शुरू कर दिया। मेरे काम पर भगवान की कृपा हुई और खूब चल निकला। घर में पैसे आने लगे तो मैंने अपनी बच्चियों का एडमिशन अच्छे प्राइवेट स्कूल में कराया। सुनैना का भी एडमिशन प्राइवेट स्कूल में ही कराया। मैं उसकी देखभाल, उसकी पढ़ाई लिखाई अपनी बच्चियों के बराबर ही करती थी ना। उसने उनसे कम ना थी, उनसे ज़्यादा। लेकिन फिर भी पुरानी ज़िंदगी की छाप मेरी दिमाग पर ही आ जाती थी। वो मेरे पीछे पीछे माँ माँ करती फिरती रहती थी। धीरे धीरे चारों बच्चियाँ बड़ी होने लगीं, लेकिन सुनैना ने खूब रंग रूप निकाला था। बहुत ज़्यादा सुंदर थी सुनैना। उसके लिए जो भी रिश्ते मेरी बड़ी बेटी के लिए आते थे, वह सुनैना की तरफ झुक जाते थे। तंग आकर मैंने सुनैना से कह दिया कि किसी भी आने वाले रिश्तेदार के सामने नहीं आना। सुनैना मेरी सारी बात मानती थी और उसने यह बात भी मेरी मान ली थी। वह किसी के सामने नहीं आती थी, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा होता कि मेरी बेटी का रिश्ता होते होते रह जाता। वह लोग उस सुनैना को किसी तरह देख लेते और उसे ही पसंद कर जाते, और आज भी ऐसा ही हुआ था। मैंने दिल में पक्का फैसला कर लिया था कि सबसे पहले मैं सुनैना की ही शादी करूंगी। अपने रास्ते के कांटे को निकालना ही सबसे बड़ी समझदारी है, क्योंकि जब तक सुनैना की शादी नहीं होती, मेरी बेटियों की शादी नहीं हो सकती। इसलिए मैंने सुनैना के लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए। लेकिन सुनैना के लिए एक से एक बढ़कर रिश्ता था, लेकिन मैंने उसकी शादी किसी अच्छे घर में नहीं करना चाहती थी। जो बरसों से मेरे दिल में गुस्सा भरा हुआ था, उसे निकालना चाहती थी। मैं उसकी माँ का बदला उससे लेना चाहती थी। मैं हर आने वाले रिश्ते को मना कर देती थी, लेकिन अगला रिश्ता उससे भी बढ़कर होता। मैं तो सुनैना की शादी ऐसे घर में करना चाहती थी जो उसके जोड़कर ना हो, जहाँ उसे सिर्फ दुख ही दुख मिले। लेकिन अभी तक ऐसा कोई रिश्ता मुझे नहीं मिला। एक दिन मैं बाजार जा रही थी तो एक साइकिल वाले से टकरा गई। वह साइकिल वाला जल्दी से नीचे उतरकर आया और मुझे उठाते हुए बोला, माफ़ कर दो मैडम जी, मैंने आपको देखा नहीं। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे तो उनसे भागकर ही मैं कहीं बचना चाहता था। मैंने हैरत से उस साइकिल वाले को देखा। अच्छी कद-काठी का लड़का था, लेकिन कुछ घबराया हुआ था। मैंने कहा, कॉल लगा
तुम्हारे पीछे कौन लगा है तुम्हारे पीछे? कहने लगा, मैडम जी मैं जा ही रहा हूँ, जुए में सब कुछ हार गया, कुछ उधार भी रखा था तो उसे चुकाने के लिए कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं। मैं शाम तक कुछ जुगाड़ लगाकर उनका उधार चुका दूंगा, लेकिन अभी मुझे उनसे बचना है। मेरे दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया, इसने इससे अच्छा रिश्ता सुनैना के लिए हो ही नहीं सकता है। मैंने उस साइकिल वाले को थोड़ा साइड में ले गई और उससे पूछा, तुम शादी करोगे? मेरी बात सुनकर वो शर्मा गया और हाँ में सिर हिला दिया। मैं उसे फ़ौरन अपने साथ ले आई और उसी वक्त पंडित जी को बुलाकर सुनैना के साथ उसके फेरे डलवा दिए। सुनैना बहुत रोई, चीखी चिल्लाई, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी। एक बार को मेरा दिल उसके रोने चीखने से पिघल गया, लेकिन मैं अपनी नफ़रत में इतनी अंधी हो चुकी थी कि मुझे उसका रोना धोना कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस साइकिल वाले की और सुनैना की शादी करवा कर मैंने उसे उसी वक्त घर के कपड़ों में ही विदा कर दिया। वो रोती धोती घर से विदा हो गई। मेरी बेटियां ने जल्दबाजी में शादी करने की वजह पूछी तो मैंने कहा, अगर सुनैना की शादी नहीं कराती तो तुम में से किसी की भी शादी नहीं होती। मेरी बेटियां मेरी बात सुनकर शांत हो गईं। अब मुझे अपनी बेटियों की शादी की फ़िक्र थी। मैं उनके लिए रिश्ते ढूँढने लगी। अब क्योंकि सुनैना का कोई मसला नहीं था तो मेरी दोनों बड़ी बेटियों की शादी आसानी से हो गई। घर में मैं और मेरी छोटी बेटी ही बचे थे और छोटी बेटी की शादी कराने का अभी मेरा कोई इरादा नहीं था। सुनैना की शादी किए हुए मुझे पूरे 6 महीने हो चुके थे और इन 6 महीनों में सुनैना एक बार भी हमारे घर नहीं आई थी। मुझे अब थोड़ी उलझन होने लगी थी कि पता नहीं सुनैना कैसी होगी और वह एक बार भी हमसे मिलने नहीं आई। दिन ऐसे ही कट रहे थे कि एक दिन अचानक सुनैना आ गई। खुश लग रही थी और ना ही दुखी आते ही मुझे गले लगी और मेरे हाथ पर बहुत सारे पैसे रख दिए और बोली, मैं आपसे मिलने फिर आऊँगी। मैं हैरान हो गई, क्या कर रही है ये सब? क्या इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? फिर मैंने सोचा, चलो जो भी है, मेरी बहुत सारी ज़रूरत अटकी हुई थी वह पूरी हो जाएंगी इन पैसों से। एक हफ्ते बाद सुनैना फिर से मिलने आई और खूब ढेर सारे पैसे मेरे हाथों पर रख दिए और तब मुझसे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि आखिर इसके पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं। मुझे फिर उससे नफ़रत होने लगी कि इस लड़की की इतनी अच्छी किस्मत है, जहाँ भी जाती है इसकी किस्मत खुल जाती है। अगली बार जब सुनैना मुझसे मिलने आई तो उसका पति भी उसके साथ में ही था। वह मुझसे बहुत ही मोहब्बत और गर्मजोशी से मिला और साथ ही साथ उसने अपने छोटे भाई के लिए मेरी छोटी बेटी का रिश्ता मांग लिया। मैंने भी लालच में आकर हाँ कर दिया। कितने पैसे वाले लोग हैं। मेरी बेटी राज करेगी जैसे सुनैना करती है। नैना ने मुझे अंदर कमरे में ले जाकर बहुत मना किया कि यह रिश्ता ना करें, लेकिन मैंने सुनैना की एक ना सुनी। मुझे लगा शायद सुनैना को मेरी बेटी का खुश देखना अच्छा नहीं लगता। वह नहीं चाहती कि उसकी तरह मेरी बेटी भी ऐश करे। मैंने बाहर आकर सुनैना के पति को रिश्ते के लिए हाँ कर दिया और बोला कि अगले हफ्ते ही सादगी से शादी कर देते हैं। वह मान गया। जाते जाते भी सुनैना ने इस रिश्ते के लिए मना किया था, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी। एक हफ्ते बाद ही मैंने सादगी से अपनी बेटी का विवाह कर दिया। फेरों से पहले भी सुनैना ने बहुत मना किया, लेकिन मैंने उसकी नहीं मानी। उल्टा उसे ताने देने लगी कि तुम चाहती नहीं हो कि मेरी बेटी खुश रहे, आखिर हो तो पूनम की ही बेटी ना। मेरी बात सुनकर सुनैना की आंखों में आंसू आ गए। वह रोने लगी।
फिर मेरी बेटी की शादी हो गई और उसकी विदाई का वक्त आ गया। मैंने पिछली सारी नाराज़गी भुलाकर सुनैना से कहा, सुनैना मेरी बेटी का ध्यान रखना। सुनैना हल्के से मुस्कुरा दी और कहा, जब ख्याल रखने का वक्त था तो आपने मेरी सुनी नहीं और अपने लालच में आकर अपनी बेटी की शादी कर दी। जितना हो सकेगा मैं आपकी बेटी का ध्यान रखूंगी। मेरी बेटी विदा होकर अपने ससुराल चली गई। मैं सोचने लगी ना यह सब क्यों कह मैं सोचने लगी कि सुनैना ये सब क्यों कह रही थी, लेकिन फिर मैंने सट अपना दिमाग हटा दिया और अपने कामों में लग गई। मेरी बेटी की शादी को पूरे 2 हफ्ते निकल चुके थे, लेकिन इन 2 हफ्तों में मेरी बेटी एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आई थी। मेरा दिल बेचैन होने लगा तो सोचा, चलो क्यों ना खुद ही चलकर अपनी बेटी से मिलकर आती हूँ। अपनी बेटी से मिलने जब मैं उसके घर पहुँची तो मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा, पैरों तले ज़मीन सिकुड़ गई। जी चाहता मार मार कर सुनैना ने मुझसे ठीक ही कहा था कि यह शादी ना करे, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं मानी। अपने लालच में आकर अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। जब मैं अपनी बेटी के घर पहुंची थी तो मेरी बेटी फ़कीरे वाले हुलियों में फटे पुराने कपड़े पहने, बाल बिखराए, बड़ा सा कोट कटोरा हाथ में थामे घर से बाहर निकल रही थी। मुझे देखते ही वह दौड़कर मेरे गले से लिपट गई और बोली, मम्मी कि आपने मुझे कहाँ नर्क में भेज दिया। यह लोग मुझे बहुत मारते पीटते हैं और मुझसे भीख मंगवाते हैं। मैं सुनकर तो बोलने की हालत में ही नहीं थी कि तभी कि सुनैना भी उससे भी खराब हुई है। मैं बाहर निकली। मैंने उससे चीख कर कहा, सुनैना तुमने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। सुनैना रोते हुए बोली, मम्मी मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, लेकिन मैं आपको खुलकर नहीं बता सकती थी। यह लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, हर वक्त हम पर निगाह रखते हैं। मैंने आपको लाख मना किया कि आप ये शादी ना करें, लेकिन आप लालच में थीं, आप नहीं मानी। इनका गैंग बहुत बड़ा गैंग है, बहुत ऊपर तक इनकी पहुंच है। हमारे साथ साथ और भी कई लड़कियां यहाँ फंसी हुई हैं। अब आप जल्दी से यहाँ से निकल जाएं, नहीं तो इन लोगों को पता चल गया और तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी। आप ऐसे करें, सबसे पहले पुलिस में जाएं और हमारे बारे में उनको सब बताएं। सुनैना मुझे नहीं छोड़कर मेरी बेटी को साथ लेकर निकल चुकी थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों में जान ही नहीं है। किसी तरह खुद को घसीटते हुए मैं पुलिस थाने पहुंची और पुलिस को सारी कहानी बताई। पुलिस वाले पहले तो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थे। मेरी बहुत मन्नत करने पर वह मेरे साथ उस जगह चलने को तैयार हुए। सर थोड़ी छानबीन के बाद वह लोग पकड़े गए। उनका बहुत बड़ा गैंग था। अब बड़े सख्त पर यह लोग लड़कियों से भीख मंगवाने का काम कराते थे। पुलिस ने लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया। अभी सारे लोग नहीं पकड़े गए थे, कुछ रह गए थे जिनके पुलिस अभी छानबीन कर रही थी। बहुत सारी लड़कियां थी जो इस गंदगी से अब छूट चुकी थी। मैंने अपनी दोनों बेटियों का तलाक दिलवाया और घर वापस ले आई। अब मुझे एहसास हो गया था कि बदले की आग में मैं अंधी हो चुकी थी। सुनैना के साथ साथ मैंने अपनी सगी बेटी की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। अगर कुछ कहना ही था, लड़ना झगड़ना था, अपना गुस्सा निकाल लेती तो वह अंश से कहना था। इसमें सुनैना का क्या कसूर था? वह तो बेकसूर थी। हर वक्त तो मम्मी मम्मी कहती, मेरे पीछे फिरती, मेरी मार खाती, मेरे तानों को सहती, घर का सारा काम करती। मैंने उस मासूम के साथ जानबूझकर गलत किया, इसलिए भगवान ने मेरी बेटी के साथ भी गलत किया। खैर मेरी दोनों बेटियां मेरे पास हैं। मैंने पहली बार सुनैना को एक माँ बनकर गले लगाया, उसकी आंखों में भरी आंसू को पूछ लिया। धन्यवाद।